हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के जीएस में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ करा रही हूँ, तो उसमें अभी हम कर रहे हैं आपका यूनिट 2 में से जो आपका सेकंड पॉइंट है, शोध, तात्पर्य एवं प्रणाली। तो उससे संबंधित हम सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रारूप में शोध सार एक अनिवार्यता है? तो देखिएगा, शोध सार एक अनिवार्यता है किसमें? तो देखिए, पहले ऑप्शंस को देख लीजिए। शोध सार एक अनिवार्यता है किसमें? शोध आलेख में, प्रस्तुत सेमिनार पत्र में और शोध पत्र में। जबकि शोध सार तो ये खुद ही आपसे ऊपर पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही आपके करेक्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए, शोध आलेख, प्रस्तुत सेमिनार पत्र एवं शोध पत्र प्रारूप में शोध सार एक अनिवार्यता है। शोध सार लिखते समय निम्नलिखित तथ्य ध्यान देने योग्य होते हैं। कौन कौन से? शोध सार जो है, देखिए, शोध सार जो है ये शोध कार्य के अनुसार क्रमिक रूप में दिया जाना चाहिए। शोध सार इतने सरल ढंग से किया जाना चाहिए कि वह सरल, बोधगम्य, मूल्यांकन की दृष्टि से सरल बना सके। नेक्स्ट है, शोध में प्रयुक्त भाषा शैली का ही प्रयोग शोध सार लिखते समय करना चाहिए और वर्तनी की शुद्धता, परिशुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए, इसमें विभिन्न बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। इसमें विभिन्न बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण ही देना चाहिए। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये शोध सार, ये आपका शोध सार क्या है? संक्षिप्तिका है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्राफ, तालिका, चित्र, तुलनात्मक चार्ट इत्यादि को नहीं शामिल करना चाहिए। नहीं शामिल करना चाहिए किसमें? शोध सार में। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित आगे देखिएगा, किसी परिकल्पना को संकल्पनात्मक रूप से होना चाहिए। कैसा? तो देखिए, ये होना चाहिए सरल, स्पष्ट और विशिष्ट। किसी परिकल्पना को संकल्पनात्मक रूप से कैसा होना चाहिए? सरल, स्पष्ट और विशिष्ट। तो देखिए, अनुसंधान परिणामों को उचित व विश्वसनीय बनाने में परिकल्पना के स्तर का विशिष्ट योगदान होता है। एक अच्छी परिकल्पना में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है ना, या समावेशन होना चाहिए। कौन कौन से? उपयुक्त हल, सरलता, स्पष्टता, सत्यापनीयता, विनिर्दिष्टता, मितव्ययिता, तार्किक बोधगम्यता और संगतता। ठीक है, ये एक अच्छी परिकल्पना के गुण होते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है क्या कहलाता है? नारीवादी शोध, है ना। यानी कि जिस शोध में पुरुष व महिला के बीच असमानता पर जोर दिया जाएगा वह कैसा शोध है? नारीवादी शोध। ये मैंने आपको बताया था, नारीवादी शोध पद्धति के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता के स्थान पर क्या होती है? व्यक्तिनिष्ठता, यानी कि व्यक्तिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। किसमें? नारीवादी शोध पद्धति में। इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है, यानी कि ये नहीं होती है। इसके अंतर्गत ज्ञान की समग्रता को महत्व देते हुए अन्य समाज विज्ञानों में हो रहे पितृसत्तात्मक शोध से उपजे खंडित ज्ञान की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि ज्ञान अपनी समग्रता में ही प्रासंगिक होता है। आगे देख, शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है। शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो प्रदान करती है क्या? आवृत्ति, परकता और परिशुद्धता। आवृत्ति, परकता और परिशुद्धता। देखिए, शोध में विश्वसनीयता जो है, विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो उसे आवृत्ति, परकता और परिशुद्धता, एक्यूरेसी प्रदान करती है। सरल अर्थ में विश्वसनीयता से तात्पर्य क्या होता है? कि प्राप्तांकों की परिशुद्धता है ना, यानी प्राप्तांकों की परिशुद्धता से है। और देखिए, वैज्ञानिक अर्थ में विश्वसनीयता से तात्पर्य होता है कि प्राप्तांक की संगति, मतलब वैज्ञानिक अर्थ में विश्वसनीयता से क्या मतलब है? कि प्राप्तांकों की संगति, ठीक है, जो उसके पुनरुत्पादकता के रूप में दिखाई देती है। विश्वसनीयता परीक्षण का आत्म सहसंबंध होता है। क्या होता है? विश्वसनीयता परीक्षण का आत्म सहसंबंध होता है। अब देखिएगा, वैज्ञानिक शोध
जो आपकी विधि होती है, वैज्ञानिक विधि, उस शोध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, ये आपका अनुभववाद पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें वस्तुनिष्ठता होती है, बिल्कुल सही। व्यक्ति निष्ठता नहीं होनी चाहिए, लेकिन वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 और 2 ऑप्शंस देख लीजिए आपके पहले कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। तो देखिएगा आप, ये देखिए 1 और 2 ऑप्शंस आपके एक तो इस प्रश्न में है और एक आपके इस प्रश्न में है। अब हम देखते हैं कि 3 सुव्यवस्थित, क्या ये भी होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, वैज्ञानिक शोध है तो सिस्टमैटिक तो होना बनता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्या ये गोपनीय होना चाहिए? नहीं। सुरक्षा से संबंधित? नहीं। भविष्य सूचक? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए शोध की वैज्ञानिक विधि में जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या विशेषताएं हैं। देखिए, अनुभववाद, सुव्यवस्थित, वस्तुनिष्ठता, भविष्य सूचक, वैधता, तर्क संगतता और पुनरावृत्ति। देखिए, यदि आप इससे संबंधित डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी मॉर्निंग में जो वीडियोस आती हैं उसमें मैंने आपका पूरा ही यूनिट 2 कवर करा दिया है और ये वाला पोर्शन पूरा हो चुका है। और इसके अलावा यूनिट 1, यूनिट 4, यूनिट 5 ये भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और आजकल आपका जो ICT वाला यूनिट 3 है वो चल रहा है। तो देखिए, किसी प्रश्न या समस्या को क्रमबद्ध वस्तुनिष्ठ ढंग से सुलझाने की क्रिया को ही वैज्ञानिक शोध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनके माध्यम से व्यवस्थित रूप से किसी समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। आगे देखिएगा, अधोलिखित में से वर्तमान समाज में शोध का मुख्य कार्य क्या है? नए ज्ञान की वृद्धि की प्रक्रिया में सहभागिता? बिल्कुल सही। नई वस्तुओं तथ्यों का अन्वेषण? बिल्कुल सही। तो देखिए, वर्तमान समाज में शोध के मुख्य कार्य पूछ रहे हैं। देखिएगा, आगे चलते हैं। ये देखिएगा, पूर्व लिखी गई रचनाओं की समीक्षा करना, या आपका इसमें है क्या कि शोधों या स्त्रोत्रों की सुसंबद्ध परीक्षा तथा उनका विषयनिष्ठ समालोचनात्मक विश्लेषण। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड तो आपके करेक्ट है ही, तो अब आप ये देख लीजिए फर्स्ट और सेकंड आपके इन दो में है। ठीक है, इसमें आपका सेकंड गायब है और इसमें आपका फर्स्ट गायब है, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। अब बचता है थर्ड और फोर्थ में से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, पूर्व लिखी गई रचनाओं की समीक्षा करना, क्या ये आपका वर्तमान समाज में शोध का मुख्य कार्य है? नहीं। ठीक है, और शोध स्त्रोत्रों की सुसंबद्ध परीक्षा और उनका विषयनिष्ठ समालोचनात्मक विश्लेषण, ये आपका करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, व्यापक अर्थ में अगर हम देखेंगे तो शोध किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत गवेषणा, ठीक है, करना होता है। क्या करना होता है? विधिवत गवेषणा। अब देखिए, नई वस्तुओं तथ्यों का अन्वेषण करना तथा शोध स्त्रोतों की सुसंबद्धता परीक्षण तथा उनका विषयनिष्ठ समालोचनात्मक विश्लेषण भी वर्तमान समाज में शोध का मुख्य कार्य है। आगे देखिए, शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं। शोध को, रिसर्च को हम क्लासिफाई कर सकते हैं मूल, प्रायोगिक और क्रिया शोध के हिसाब से, या देखिए संख्यात्मक और गुणात्मक शोध के रूप में, या दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक शोध के रूप में। तो देखिए, मैंने अपने वीडियोस में ये सारे ही आपको टाइप्स पढ़ा दिए हैं। देखिए, मूल, प्रायोगिक और क्रिया शोध ये हमने सब पढ़ा है, एक्शन रिसर्च। ठीक है, फिर संख्यात्मक शोध, गुणात्मक शोध, इनमें क्या क्या डिफरेंस है सब पढ़ा है। दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण, प्रायोगिक शोध, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। और आप देखिए, शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं, तो ये सभी इसके टाइप्स हैं। आगे देखिएगा, शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि उसे उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। अब देखिए, ये आपके जितने भी मैंने ऊपर वर्गीकरण बताए हैं, ये सभी शोध के वर्गीकरण है, मीन्स टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहे हैं। तो देखिए, विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित करती है। क्या ये आपका सही है? या वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है? बताइए, ये करेक्ट है या ये करेक्ट है? विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता पर निर्भर नहीं करती, ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि वस्तुनिष्ठता पर ही निर्भर करती है। अगर नहीं शब्द नहीं होता तो ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो अब इन दोनों में से है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, जो सही उत्तर है
है वो है आपका वैधता, विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। देखिए वैधता है ना यानी वैलिडिटी, और विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी, ये आपने सब पढ़ा होगा। वैधता और विश्वसनीयता अनुसंधान और परीक्षणों के प्राचाल या पैरामीटर्स हैं, इसलिए अनुसंधान के उपयोग के लिए ये दोनों पहलू होने चाहिए। वैधता और विश्वसनीयता के बीच का अंतर यह है कि वैधता उस सीमा को संदर्भित करती है जिस तक एक परीक्षण उपाय है और यह मापने के लिए क्या दावा करता है, जबकि विश्वसनीयता परीक्षण परिणामों की स्थिरता को संदर्भित करती है। और हालांकि जब शोध या परीक्षण मान्य हो तो डेटा विश्वसनीय होता है, लेकिन यदि कोई परीक्षण विश्वसनीय है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि शोध या परीक्षण मान्य या वैध है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। देखिए मैं शोध वह व्यक्ति कर सकता है, कौन कर सकता है बताइए, जिसने शोध विधि पढ़ी हो, जिसके पास स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि मास्टर्स की डिग्री हो, या जिसमें सोचने की और तर्क की क्षमता हो, या जो परिश्रमी हो। तो देखिए बहुत आसान सा उत्तर है, जिसमें सोचने की और तर्क की क्षमता हो वही व्यक्ति क्या कर सकता है, शोध कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है किस पर, तो यह निर्भर करती है, अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है किस पर, यह करती है मौलिकता पर, वस्तुनिष्ठता पर और वैधता पर। ठीक है, मौलिकता पर, वैधता पर और वस्तुनिष्ठता पर, ये यानी कि उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता मौलिकता, वैधता और वस्तुनिष्ठता पर निर्भर करती है। देखिए अनुसंधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं। अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है। अनुसंधान की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास किया जाता है। इसमें सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों या रुचियों को महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, इन प्रभावों के लिए सावधानी रखी जाती है। अनुसंधान की प्रक्रिया में प्रदत्तों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। यह तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। इसमें विश्वसनीयता तथा वैध प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। शोध कार्य में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक प्रदत्तों की व्याख्या की जाती है और इनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्यीकरण का प्रतिपादन किया जाता है। और लास्ट है, शोध कार्य में धैर्य रखना ज़रूरी है ताकि इसमें शीघ्रता नहीं की जा सकती है। ठीक है, आगे देखिएगा, शोध सदैव क्या है, तो शोध सदैव है पूर्व ज्ञान का सत्यापन, बिल्कुल सही। नूतन ज्ञान की गवेषणा, बिल्कुल सही। ज्ञान के अंतराल की पूर्ति, ये भी आपका सही है, यानी उपर्युक्त सभी आपका करेक्ट हो जाता है। किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना शोध कहलाता है। शोध का संबंध पूर्व ज्ञान, नए ज्ञान तथा ज्ञान के अंतराल की पूर्ति से है। आगे देखिएगा, शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, तो देखिए विषय निष्ठता कैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं, उसकी निष्पक्षता के जरिए, उसकी विश्वस्तता के जरिए, उसकी वैधता के जरिए, या सभी के द्वारा। ठीक है, यानी कि उसकी निष्पक्षता, उसकी विश्वस्तता, उसकी वैधता, ठीक है, इन सभी के द्वारा। आगे देखिएगा, क्रियानिष्ठ शोध है क्या, एक व्यावहारिक शोध। क्रियानिष्ठ शोध है एक व्यावहारिक शोध।
आगे देखते हैं। देखिए क्रियानिष्ठ यानी कि एक्शन रिसर्च एक व्यवहारिक शोध है। इसका प्रयोग तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है और टीचर्स के द्वारा अपनी जो पठन पाठन में है ना, टीचिंग के वक्त जो परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो उस समय ये एक्शन रिसर्च का ही यूज़ किया जाता है। आगे देखिए शोध है क्या? बार बार खोज करना। शोध क्या है? बार बार खोज करना या किसी समस्या का समाधान ढूंढना या किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना। तो देखिए पढ़ के ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। आगे देखिएगा, अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। अनुसंधान में या अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है किसको? विश्वसनीयता को, है ना, यानी कि रिलायबिलिटी को, वस्तुनिष्ठता को, ऑब्जेक्टिविटी को या प्रयोग को, यानी कि आपका जो प्रैक्टिकल है या जो एक्सपेरिमेंट है उसको, तो सभी को। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। वैज्ञानिक प्रक्रिया है अनुसंधान, हम जानते हैं, जो भी शोध किए जाते हैं उनमें ये सभी आपके जो ऊपर पॉइंट्स दिए गए हैं ये होने आवश्यक हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित सूक्तियों में से कौन सी प्रासंगिक नहीं है? तो देखिए, क्रमबद्ध क्रिया, क्या ये प्रासंगिक है? बिल्कुल सही। वस्तुनिष्ठ अवलोकन, बिल्कुल सही। समस्या समाधान, बिल्कुल सही। जबकि प्रयोग एवं त्रुटि जो है ये प्रासंगिक नहीं है। आगे देखिए, एक शोधार्थी के आवश्यक गुण होते हैं। क्या होते हैं शोधार्थी के आवश्यक गुण? तो देखिए, स्वतंत्र परिप्रश्न की प्रवृत्ति, करेक्ट। अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता, बिल्कुल सही। ज्ञान का व्यवस्थितीकरण अथवा सिद्धांतीकरण, ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। देखिए, एक शोधार्थी के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं? तो देखिए, जिज्ञासा प्रवृत्ति, स्वतंत्र परिप्रश्न की प्रवृत्ति, अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता, ज्ञान का व्यवस्थितीकरण, सिद्धांतीकरण, सशक्त कल्पना शक्ति, योग्यता, धैर्य। ठीक है, ये एक अच्छे रिसर्चर के आवश्यक गुण हैं। अब देखिए, शोध किया जाता है कैसे? तो देखिए, नए ज्ञान के सृजन के लिए, बिल्कुल सही, यह आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए इन चारों में से कहाँ पे नंबर 1 है? एक इसमें है, एक इसमें है, इसमें नहीं है तो ये डिलीट हो गया। ठीक, दूसरा है सिद्धांत विकसित ना करने के लिए, ना वर्ड आ गया ना तो ये गलत हो गया, यानी कि अब जहाँ पर भी 2 ऑप्शन होगा वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों में नहीं है। देखिए, अगला है शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए। क्या शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए आप शोध, हाँ देखिए इसमें सेकंड ऑप्शन है, तो यानी कि ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, तो आपका आंसर ये सही हो गया। कैसे? अब देखिए, नए ज्ञान के सृजन के लिए, बिल्कुल सही। शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए, वैसे तो ऐसा नहीं है कि शोध इसीलिए किया जाता है, लेकिन हाँ ये भी एक इसका कारण है। विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए। ठीक है, तो इस तरह से गिवन ऑप्शंस में से आपका बेस्ट ऑप्शन यही बैठता है। आगे देखिएगा, शोध का प्रमुख ध्येय क्या है? शोध का प्रमुख ध्येय क्या है? तो देखिएगा, नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। नए तथ्यों की खोज करना या जो हमें ज्ञात है, जो पहले से ही शोध हो चुका है, उस पर कुछ नया करना या ताज़ा व्याख्या करना, ये क्या है? शोध का मुख्य ध्येय है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। देखिए, अब देखिए इन्होंने आपको यहाँ पर बताया है कि आपका जो प्रश्न था, देखिए सैद्धांतिक उद्देश्य क्या है शोध के? इस अनुसंधान के अंतर्गत जो सैद्धांतिक उद्देश्य है उसमें बता रहे हैं, इस अनुसंधान के अंतर्गत वैज्ञानिक विधि के माध्यम से नवीन सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। ये शोध कार्य व्याख्यात्मक या एक्सप्लोरेटरी प्रकृति के होते हैं। अब देखिए, ये शोध कार्य कैसे होते हैं? व्याख्यात्मक या एक्सप्लोरेटरी होते हैं। अगला है आपका फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि तथ्यात्मक उद्देश्य। ऐतिहासिक अनुसंधानों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, इसके आधार पर वर्तमान घटनाओं को समझने में सुविधा मिलती है। इन उद्देश्यों की प्रकृति कैसी होती है? वर्णनात्मक होती है।
अगला है सत्यात्मक उद्देश्य। तो ये देखिए, दार्शनिक प्रकृति के अनुसंधानों के द्वारा नवीन सत्यों की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? दार्शनिक प्रकृति के अनुसंधानों के द्वारा नवीन सत्यों की स्थापना की जाती है। इनकी प्राप्ति अंतिम प्रश्नों के उत्तरों से की जाती है। लास्ट है आपका प्रैक्टिकल यूटिलिटी, व्यवहारिक उद्देश्य। किसी भी अनुसंधान के निष्कर्षों का व्यवहारिक प्रयोग होना चाहिए, परंतु अनेक ऐसे अनुसंधान भी होते हैं जहां पर केवल उपयोगिता को ही महत्व प्रदान किया जाता है। ऐसे अनुसंधानों को विकासात्मक डेवलपमेंट अनुसंधान कहते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित सूची में से कौन सा कथन शोध की उपयुक्त परिभाषा देता है? देखिए, इसमें आपको कुछ ये दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, उनमें से आपको देखना है कि शोध की परिभाषा किससे ज़्यादा, मतलब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो शोध की उपयुक्त परिभाषा देता है। रिसर्च मीन्स आर रिपीटेड रिसर्च। रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू अ क्वेश्चन, राइट? रिसर्च provides an authentic solution to a problem. Research is an endeavor to prove one's hypothesis. शोध किसी व्यक्ति की परिकल्पना को सिद्ध करने का प्रयास है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, शोध अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है। रिसर्च इज अ मीनिंग गिविंग प्रोसेस। रिसर्च मीन्स ड्रॉइंग अ सैम्पल फ्रॉम अ डिफाइंड पॉपुलेशन। शोध का अर्थ किसी निश्चित समग्र में से प्रतिदर्श का चयन करने की। शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है। शोध किसी समस्या का प्रामाणिक समाधान प्रदान करता है और शोध अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है। स्वतंत्र परिमार्जन और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रित शोध पद्धति क्या कहलाती है? मतलब देखिए, स्वतंत्र परिमार्जन और आश्रित चरों, स्वतंत्र चर हैं और आश्रित चर हैं, इनके मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध, ये मैं आपको बता चुकी हूँ सब किस में होते हैं। देखिए, तो ये आपके होते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में, है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड में, सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। आगे देखिए, Which of the following shows the correct sequence in undertaking action research based studies? तो देखिए, एक्शन रिसर्च में क्या क्या आपके करेक्ट सीक्वेंसेस हैं उसकी बातें कर रहे हैं। तो देखिए, 4 आपके दे रखे हैं। सबसे पहला क्या है? प्लानिंग करना, ठीक है, प्लानिंग करना। फिर है आपका एक्टिंग ऑन अ प्लान, देन ऑब्जर्विंग एंड देन रिफ्लेक्ट। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान पर आधारित अध्ययन के लिए सही क्रम क्या है? नियोजन यानी प्लानिंग, योजना पर कार्य करना, प्रेक्षण और विमर्शी अनुचिंतन। ये भी मैं आपको सब करा चुकी हूँ। और इसीलिए क्रियात्मक अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक चक्रीय प्रक्रिया है। आगे देखिए, कौन सी शोध प्रक्रिया पराविधेयतात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी? कौन सी शोध प्रक्रिया पराविधेयतात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीडर्स विल बी फिगर्ड अंडर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच? तो देखिए, इसमें आपके नॉर्मेटिव सर्वे, एक्सपेरिमेंटल सर्वे, एथनोग्राफिक सर्वे या एक्स पोस्ट फैक्टो सर्वे। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा बनेगा? देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन पर पराविधेयात्मक उपागम अथवा उत्तर प्रत्यक्षवाद पोस्ट पॉजिटिविस्टिक रिसर्च अप्रोच के अध्ययन के अंतर्गत आएगी। देखिए, उत्तर प्रत्यक्षवाद उपागम पद्धतिगत बहुलवाद पर बल देता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि किसी शोध में अपनाई जाने वाली विधि या पद्धति उस शोध के शोध प्रश्न पर आधारित होनी चाहिए। यह वास्तविकता की व्यक्तिनिष्ठता से संबंधित है और प्रत्यक्षवादियों द्वारा अपनाए गए पूर्णता वस्तुनिष्ठता वाले रुख से दूर हो जाता है। तो ये कौन सा है? नृजातीय वर्णन, ठीक है। देखिए, ये नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एन एथनोग्राफिक स्टडी, कौन सी? एथनोग्राफिक स्टडी। यहाँ पर जो है ये जो आपकी शोध प्रक्रिया है ये आपकी पराविधेयतात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी। तो देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए, कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है, ठीक है, जिसमें उसका उद्देश्य क्या है? अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना। और इसी संदर्भ में हमें निम्नलिखित में से ये देखना है कि कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अध्यापन के दौरान है ना, शोध विधि की बात हो रही है। तो देखिए, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो क्रियात्मक शोध विधि होती है वही इसका आंसर होती है। तो देखिए, आइए हम इसका भी उत्तर चेक करते हैं। तो देखिए, एक महाविद्यालय में अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। तो देखिए, इस संदर्भ में, क्योंकि देखिए सुधार करना है ना, तो कौन सी आएगी आपकी? एक्शन रिसर्च मेथड या क्रियात्मक अनुसंधान विधि। देखिए, यही इसका सही आंसर हो गया। क्रियात्मक शोध किसी समस्या को पहचानने और उसके निराकरण के लिए सुझाव देने के लिए आयोजित की जाती है, ठीक है। कौन सा शोध? क्रियात्मक शोध। इसकी प्रकृति चक्रीय होती है, मैंने आपको कई बार बताया है। इसमें सबसे पहले आता है नियोजन। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आता है नियोजन, फिर आता है क्रियान्वयन, फिर आता है पर्यवेक्षण, फिर आता है चिंतन और फिर से नियोजन। तो देखिए, ये एक चक्रीय प्रकृति का है, ठीक है। आगे देखिएगा, कोई शिक्षक स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है। तो यह किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित होगा? तो आइए देखते हैं। देखिएगा, इसमें आपके जो उत्तर दिए गए हैं, जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, फंडामेंटल रिसर्च यानी मौलिक अनुसंधान, इवैल्यूएशन रिसर्च यानी मूल्यांकन परक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च या आपका अप्लाइड रिसर्च। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें इन्होंने कोई शिक्षक स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित, ठीक है, इसमें कोई सुधार की बात नहीं हो रही है। स्किनर का जो आप प्रबलन सिद्धांत जानते हैं उस पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है। तो देखिए, ये जो आपका अनुसंधान होगा, इसमें ये आपका होगा अप्लाइड रिसर्च मेरे हिसाब से। हाँ, देखिए, इसका उत्तर है अप्लाइड रिसर्च। यदि कोई शिक्षक, यही सारा आपका जो मैटर अभी मैंने ऊपर बताया है, इसमें क्या देखिए, अनुप्रयुक्त शोध का प्रयोग समाज द्वारा सामना की जा रही विशेष व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नीति निर्माण, प्रशासन और घटनाओं के अवबोध में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, अनुप्रयुक्त शोध का प्रयोग समाज द्वारा सामना की जा रही विशेष व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो अनुप्रयुक्त अनुसंधान है या आपका अप्लाइड रिसर्च है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिएगा, महाविद्यालय का एक शिक्षक विद्यार्थियों के घर की परिस्थितियों तथा उपलब्ध छात्रावासों से संबंधित वास्तविक परिस्थितियों के चित्रण की दृष्टि से शोध करता है। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप उपयोगी होगा? मतलब एक जो कॉलेज का टीचर है वो विद्यार्थियों के घर की परिस्थितियों तथा उपलब्ध छात्रावासों से संबंधित वास्तविक परिस्थितियों के चित्रण की दृष्टि से शोध करता है। तो देखिए, यहाँ पर प्रयोगात्मक शोध, विवरणात्मक शोध, प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित शोध या आपका निर्जातीय शोध। तो देखिए, इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित शोध। देखिए, महाविद्यालय का एक शिक्षक विद्यार्थियों के घर की परिस्थितियों तथा उपलब्ध छात्रावासों से संबंधित वास्तविक परिस्थितियों के चित्रण की दृष्टि से शोध करता है। ऐसा करने के लिए प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित शोध प्रारूप सर्वाधिक उपयोगी होगा। जब शोधार्थी स्वयं अध्ययन किए जाने वाले समूह का हिस्सा बनकर गतिविधि में भाग लेता है तो उसे प्रतिभागी अवलोकन या प्रेक्षण कहते हैं। इसमें शोधार्थी समूह के बीच पूरी तरह से घुल मिल जाता है और उसकी असली पहचान छिपी रहती है। इस प्रकार वह समूह के कार्य व्यवहार, रीति रिवाज, जीवन मूल्यों और परंपराओं को बेहतर ढंग से जान पाता है। वह प्रतिभागी होने के साथ साथ प्रेक्षक भी है। उसकी दोहरी भूमिका की जानकारी दूसरे प्रतिभागियों को नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो गया है वो कौन सा हो गया? आपका प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित शोध, ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किन शोधों में संभाव्यता पर आधारित, संभाव्यता है ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी पर आधारित प्रतिदर्श चयन विधियों का अनुप्रयोग किया जाता है। किन शोधों में किया जाता है प्रोबेबिलिटी का? तो देखिए, सर्वेक्षण शोध, परीक्षणात्मक शोध, दृश्य घटना विज्ञान आधारित शोध, क्रियात्मक शोध, सहसंबंधात्मक अभिकल्प आधारित शोध। तो देखिए, इसका सही उत्तर हम देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, यानी कि देखिए सर्वेक्षण शोध और आपका परीक्षणात्मक शोध और आपका सहसंबंधात्मक अभिकल्प आधारित शोध। इसमें क्या होता है, देखिए इन शोधों में आपके संभाव्यता कर के आधार पर प्रतिदर्श चयन विधियों का अनुप्रयोग किए जाता है। किस किस में? सर्वेक्षण शोध में, परीक्षणात्मक शोध में और सहसंबंधात्मक शोध में। जबकि देखिएगा दृश्य घटना विज्ञान आधारित शोध, इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये आपका जो घटना आप सामने देख रहे हैं, मतलब जो आप ऑब्जर्वेशन एक तरह से कर रहे हैं, उसके ऊपर बेस्ड ये आपका रिसर्च है। और ये आपका डी वाला क्रियात्मक शोध है, ये आपका क्लासरूम या क्रियात्मक बेसिकली टीचिंग फील्ड में काफ़ी होता है, जहाँ पर भी आपको सुधार करना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, संभाव्यता प्रतिदर्श चयन पद्धति में इस धारणा के आधार पर नमूनों का चयन किया जाता है कि चयनित समग्र के सभी तत्वों के समान होने की संभावना है। संभाव्यता प्रतिदर्श चयन तकनीक में प्रतिदर्श चयन की कोई या कई अलग अलग तकनीकें सम्मिलित हैं। सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन विधि संभाव्यता नमूना चयन का सबसे बुनियादी रूप है और नमूना चयन में सबको व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है, क्योंकि ये बहुत ही आसान विधि है ना। रैंडम सैम्पलिंग मेथड की यहाँ पर बात हो रही है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किन शोध विधियों में आगमनात्मक प्रतिमान का अनुप्रयोग किया जाता है? किसमें? अनुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान का अनुप्रयोग किया जाता है। तो देखिए किसमें किया जाता है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं नरजातीय विज्ञान अध्ययन, दूसरा है व्यष्टि अध्ययन विधि, तीसरा है कार्योत्तर विधि, चौथा है आपका वृत्तांत परक विधि और पांचवा है आपका प्रयोगात्मक विधि। तो देखिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरजातीय विज्ञान अध्ययन। देखिए नरजातीय विज्ञान अध्ययन, व्यष्टि अध्ययन विधि एवं वृत्तांत परक विधि जैसे शोध विधियों में अनुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान का अनुप्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्यवहारवादी उपागम विश्लेषणात्मक विवेचना के लिए विशेष रूप से आगमनात्मक पद्धति तथा अनुभाविक या आनुभाविक पद्धति का प्रयोग करता है। व्यवहारवादी उपागम राजनीति एवं राजनीति व्यवहार संदर्भित यथार्थताओं के व्यवहार परक विश्लेषण का आनुभाविक तरीका है। व्यवहारवाद की प्रकृति मुख्यतः अनुभाविक एवं क्रियात्मक दोनों है, जिसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, कल्पनाओं एवं आदर्शों के लिए जगह नहीं होती है। ठीक है, कल्पनाओं, आदर्शों और व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों के लिए नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ मूल्यों के लिए जगह होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोधों में परिकल्पना परीक्षण मुख्य अवधारणा है? तो देखिएगा निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में परिकल्पना परीक्षण मुख्य अवधारणा है? परिकल्पना परीक्षण तो देखिए बहुत आसान है, तो प्रयोगात्मक शोध में परिकल्पना परीक्षण सर्व प्रमुख अवधारणा है। देखिए प्रयोगात्मक शोध उस शोध को कहा जाता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है ना, मैंने आपको बताया सब, और कुछ चरों को परिचालित किया जाता है एवं किसी अन्य चर पर उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है? तो देखिए कौन सी विधि बल देती है? शोध विधि परिकल्पना परीक्षण पर और सामान्यीकरण की। ये भी देखिए आपका बहुत आसान है। सबसे पहले देखिएगा प्रयोगात्मक और कार्योत्तर विधि, कार्योत्तर शोध। देखिए प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध, ठीक है, यानी कि एक्स
पोस्ट फैक्टो या एक्स फैक्टो जो आपकी रिसर्च होती है वो। तो देखिए प्रयोगात्मक और जो आपकी कार्योत्तर शोध विधि है इसमें परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल दिया जाता है। प्रयोगात्मक शोध में कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है। कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए दो स्थितियों को संतुष्ट करना होता है। और कार्योत्तर शोध का अर्थ घटना के बाद शोध किए जाने से है। इसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं। आगे देखिए, किस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना है। देखिए सुधार वर्ड आ गया ना। तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, इसका उत्तर होगा क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध में प्रतिभाग करने में से अभ्यासकर्ता में सुधार के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना होती है। क्रियात्मक शोध या अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्या का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करता है। क्रियात्मक शोध कक्ष की विभिन्न स्थितियों की समस्याओं का हल खोजने, निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक उपाय करने की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। और देखिए यह उपयोगी और सामयिक सिद्ध होता है। निसंदेह शिक्षा में क्रियात्मक शोध का लक्ष्य नवीन शैक्षिक ज्ञान की खोज है जो उन समस्याओं को हल करने हेतु अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं के निदान और उपचार में पर्याप्त सीमा तक उपयुक्त एवं कारगर सिद्ध होती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, व्यष्टि अध्ययन केस स्टडी है। व्यष्टि अध्ययन केस स्टडी है। देखिए विषय, सब्जेक्ट, इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण। ठीक है, यही आपकी केस स्टडी कहलाती है ना। इसमें देखिए क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी घटना का या किसी व्यक्ति का या किसी समूह का हम जो है उसके गुण दोष एवं उनकी जो असमानताएं या समानताएं हैं उनका हम विश्लेषण करते हैं और उनको हम बहुत गहराई से उनका जो है हम क्या करते हैं, कहना चाहिए उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसीलिए इसका नाम है केस स्टडी मेथड। और देखिए ये एक क्या है, गुणात्मक विश्लेषण होता है। कैसा विश्लेषण होता है? गुणात्मक विश्लेषण होता है जिसमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी तथा पूर्णता के साथ अवलोकन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है? तो देखिए क्या कह रहे हैं, शिक्षण संबंधी सक्षमता में या के संवर्धन यानी सुधार की बात आ गई। तो देखिए क्रियात्मक शोध ही इसका उत्तर होगा। आइए चेक करते हैं, देखिएगा ये देखिए इसका उत्तर क्रियात्मक शोध ही है क्योंकि शिक्षण में सुधार की बात हो रही है ना, इसलिए। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान वस्तुतः परिस्थितिगत अनुसंधान कार्य है। इसमें किसी तात्कालिक समस्या का निदान व समाधान विशिष्ट परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है। क्रियात्मक शोध में ही शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम संस्था के उन्नयन तथा अभ्यासकर्ता के सामर्थ्य में अभिवृद्धि करने में सहायक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ और इसके आगे के जितने भी प्रश्न हैं वो अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। अभी इसमें काफ़ी मटेरियल दिया हुआ है, ये देखिए आप, इतने सारे प्रश्न अभी हमारे पास हैं। देखिए काफ़ी सारे प्रश्न हैं, ये देखिए आप। ठीक है, तो चलिए अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।